नमस्कार प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। मैं आचार्य प्रमोद आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के बाद से जो भी मेरी कक्षाएं प्राप्त होगी आप लोगों को अनअकैडमी पर, वो कक्षाएं किस आधार पे आप लोगों को प्राप्त होने वाली है तथा इन कक्षाओं में मेरे द्वारा आप लोगों को क्या क्या प्रदान किया जाएगा, किस तरह की विषय वस्तु और कितनी सरलता व सरल परिभाषा के साथ और सरल भाषा का प्रयोग करते हुए, अर्थात सरल से सरल भाषा शैली में मेरे द्वारा जो भी अध्यापन कार्य कराया जाएगा वो आप लोगों को बहुत जल्द ही उपलब्ध होने वाला है। मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता हूं तथा मेरी प्रारंभिक शिक्षाएं भी वहीं से हुई है तथा बाकी की जो सीनियर शिक्षाएं हैं वो सारी की सारी जयपुर यूनिवर्सिटी तथा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। मित्रों, पिछले 2010 से मैं रेगुलर इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं, अर्थात इस कोचिंग क्षेत्र में मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच रहते हुए अध्यापन कार्य करा रहा हूं। ये जो पिछले 12 से 13 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के सामने आने वाला हूं, ताकि आप लोगों का जो उज्जवल भविष्य है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने प्रकट हो जाए और आप अपने उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सभी शिक्षक सामग्री को ग्रहण करते जाए। मैं आप लोगों के सामने हिंदी का जो व्याकरण है वह, और उसका जो काव्य शास्त्र तथा साहित्य जो है, वो तीनों पोर्शन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। हिंदी व्याकरण जिससे हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, उसके बारे में आप लोगों को पूरा अध्ययन कराने वाला हूं। यहाँ पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो एप्लीकेशन पे होगा उसमें भी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग देने वाला हूं। आरपीसी में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जाम में व्याकरण आप लोगों का बराबर आता रहा है, और व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिकों के बारे में मैं आप लोगों को बराबर बताता रहूंगा। मैंने हिंदी व्याकरण, सॉरी, संस्कृत व्याकरण से आचार्य किया है तथा हिंदी से डबल एमए किया है, नेट जेआरएफ हूँ। मित्रों, सोशोलॉजी से भी मैंने एमए किया है, परंतु शिक्षा की बात करें तो शिक्षा तो किसी भी सब्जेक्ट से ली जा सकती है। यहाँ तक कि जो मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण साहित्य पढ़ाने वाला हूँ उससे भी मेरा नेट जेआरएफ है। तो आप लोग बेहिचक, अर्थात पूर्ण विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़कर अपने अध्ययन सामग्री को ग्रहण कर सकते हैं, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। मेरे द्वारा आप लोगों के सामने जो भी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी वह किस तरीके से होगी, किस पाठ्य सामग्री को आप कितने समय में तैयार कर पाएंगे, कितनी सरलता के साथ तैयार कर पाएंगे, ये सारी की सारी विशेषताएं आप लोगों को मेरी हर कक्षा में परिवर्तित होती हुई मिलेगी। क्योंकि हर टॉपिक, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा होता है। किस तरीके से जुड़ा होता है मित्रों? व्याकरण वो विषय वस्तु है जो आपके व्यवहार से जुड़ी हुई है। आपने कभी भी नहीं सोचा, जब सुबह उठते हो और शाम को सोते हो, तब इस बीच में आप पता नहीं कितने शब्दों का व्यवहार में लेके आते हो, कितने वाक्यों को अपने व्यवहार में लेके आते हो, लेकिन कभी भी आपने सोचा कि जो मैंने वाक्य बोले हैं, जो शब्द बोले हैं, उन शब्दों में व्याकरण का कौन सा नियम, व्याकरण की कौन कौन सी कोटियां काम कर रही है? कभी नहीं सोचा। आप बाजार गए, 1 किलो आलू लेके आ गए, 1 किलो चीनी लेके आ गए, आधा लीटर दूध लेके आ गए, 1 लीटर तेल लेके आ गए। कभी सोचा है मैं आज गर्म पानी से नहाया, मैं आज ठंडे पानी से गर्म चाय पी ली? कभी नहीं सोचा कि इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है सकर्मक है, कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है? कभी सोचा ही नहीं भैया। तो ये आप लोगों को सोचने पर मजबूर मैं करूंगा मित्रों, ताकि आप लोगों के ये जो व्यवहारिक व्याकरण है ना, मैं कहता हूं कि हिंदी हमसे दूर नहीं, हिंदी हमारे आसपास ही, और ये व्यवहारिक व्याकरण आप लोगों का भविष्य अवश्य निर्धारित करेगी, आप लोगों को लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगी। मित्रों, मेरी हर कक्षाएं बहुत ही सरल तरीके से तथा आपके व्यवहार से जुड़कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने वाली है। मित्रों, ये हिंदी व्याकरण जो है वह काव्य शास्त्र एवं साहित्य, ये सारी कक्षाएं मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रस्तुत कराने वाला हूँ। मित्रों, हिंदी व्याकरण की अगर मैं बात करूं तो व्याकरण में मैं आप लोगों को किस प्रकार से कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, कितने घंटे में आप लोगों का टॉपिक होने वाला है, उसकी तरफ अपन ध्यान दें। तो भाषा का परिचय, बोली और भाषा का परिचय जो है, और तथा व्याकरण परिचय, वो लगभग 3 कक्षाओं में आप लोगों का पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें वर्ण विचार, निर्माण,
क्रम और प्रयोग। वर्ण विचार में वर्णों का निर्माण हो गया, उसका प्रयोग होगा, उसका क्रम से निर्माण हो गया, ये सारी की सारी व्यवस्था है। आप लोगों ने स्वर और व्यंजन सीधे पढ़े होंगे, लेकिन जो मैं तरीका लेके आया हूँ, किस प्रकार उसका संधि में प्रयोग होता है, कैसे उसका शब्द शुद्धि वाक्य शुद्ध में प्रयोग होता है, ये सारा का सारा खेल आप लोगों का वर्ण विचार के ऊपर है। इसलिए व्याकरण की जो आत्मा है वो वर्ण विचार ही है, वर्णमाला ही है। उसका प्रयोग, उसका अध्ययन हम किस प्रकार से करने वाले और कितने घंटों में करने वाले, लगभग 10 घंटे में आप लोगों का यह अध्ययन समाप्त होने वाला है। इसके बाद अगर शब्द रचना की बात करें तो संधि है। संधि से अक्सर विद्यार्थियों को डर लगता है, परंतु लगभग 5 से 6 तरीके से मैं संधि को कराने की कोशिश करता, जो आपको सबसे इजी लगे, जो आपको सबसे सरल लगे। मित्रों, व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक तो चुटकियों में हो जाते हैं, उंगलियों पर भी याद हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं। ये लगभग 15 कक्षाओं में पूरी होगी। अगर संपूर्ण व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो उसका ये ब्यौरा है पूरा का पूरा। और समास है वो लगभग 10 घंटे में पूरा होगा। उपसर्ग और प्रत्यय लगभग 6 घंटे में पूरा होने वाला है। ये तीनों टॉपिक आप लोगों के, उपसर्ग और प्रत्यय के साथ ये चारों टॉपिक आप लोगों के एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये सब तत्सम शब्दावली से बने होते हैं। और संधि भी तत्सम शब्दावली, अर्थात संस्कृत के जो शब्द है जो हिंदी भाषा में जो कि तो ग्रहण कर ली गई, वो तत्सम शब्दावली का ही प्रयोग संधि में होता है, समास में होता है, उपसर्ग और प्रत्यय में होता है। तो इनको एक क्रम में रखा जाता है। फिर बात आती है व्याकरण की कोटियां। व्याकरण कोटियों में परसर्ग है, लिंग है, वचन है, कारक है, पुरुष है, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य, इन सभी व्याकरण की कोटियों को भी बहुत ही सरलता के साथ आपके व्यवहार के साथ, आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि क्या होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अध्यापक का लिंग परिवर्तन करे तो अध्यापिका होता है, लेकिन आपके एग्जाम में भी अध्यापिका आता है तो आप उसको बोल देते हो। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि अध्यापिका नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, केवल अध्यापक ही होता है। ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप लोग अब तक ये पढ़ते आए हो कि भाई का उल्टा बहन होता है, लेकिन कभी भी संस्कृत के आधार पर ये नहीं समझा कि मातृ पितृ अर्थात तथा भ्रातृ भ्रातृजाया, भ्रातृ भाई और भ्रातृजारा भौजाई। तो भ्रातृ का भाई होता है तद्भव भ्रातृजाय का भौजाई अर्थात भाभी होता है। तो भाई का उल्टा भाभी होता है, बहन का बहनों ही होता है। मित्रों, ये सारी की सारी चीजें अब सीखने वाले, हम सीनियर कक्षा में है अब, है ना। और जॉब की तैयारी में लगे तो जॉब की तैयारी में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ। यहाँ पे देखिए विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन विकारी शब्दों के बारे में, इनको भी व्यवहार में लेके आएंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कभी भी नहीं, कभी भी एक बार सोचोगे तो एक अपने शहर पे, अपने गांव की ऊंची सी पहाड़ी पर, ऊंची सी बिल्डिंग पे जाके खड़े हो जाइए और देखिए अपने चारों ओर जो भी कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो सारी की सारी संज्ञा है। क्या है वो? संज्ञा। सब अपने आप में स्वतंत्र पहचान रखे हुए, ये सब कुछ संज्ञा, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है आसपास सब संज्ञा। लेकिन बाद में इनका विभाग बना दिया गया, इनका विभाजन किया गया कि समूह का यदि कोई बोध करा तो वो समूहवाचक में चले जाते, जो जातिवाचक का भेद है। द्रव्यता का बोध करा तो द्रव्यवाचक में, वो भी जातिवाचक का भेद है। और जिसको छुआ न जा सके, केवल महसूस किया जा सके, वो भाववाचक संज्ञा। ये तरीके से आप अपने व्यवहार में इनको समझ सकते हो मित्रों। इसकी ये लगभग 10 कक्षाओं में होगी और ये सारे के सारे व्याकरण कोटियां 15 कक्षाओं में होने वाली। विकारी शब्द है, क्रिया विशेषण हो गया, अव्यय हो गया, निपात हो गया, उनका कक्षाएं आप लोगों की 4 कक्षाओं में होगी, 4 घंटों में होगी। और वाक्य एवं वाक्य शुद्धिकरण, जो वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, और उनका शुद्धिकरण, ये लगभग आप लोगों के 4 कक्षाओं में होने वाला मित्रों। शब्द वर्तनी लगभग आप लोगों का 2 कक्षाओं में या 2 घंटों में होने वाला है, 2 हर्ष में होने वाला है। विराम चिन्ह आपके 2 हर्ष में होने वाले हैं। तथा शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये सारे आपके 5 कक्षाओं में होने वाले। ये भी किस प्रकार से आए, ये संस्कृत से लिए गए और इनका परिवर्तित रूप तद्भव रूप है। कभी सोचा, लेकिन कभी आप लोग सोचा कि जो विदेशी शब्द ये हमारी हिंदी भाषा में क्यों आए, कैसे आए, क्या क्या कारण थे? सबसे पहले व्यापारी लोग आए तो व्यापारिक शब्द आ गए। फिर उन लोगों ने राज करना शुरू किया तो राजनीतिक शब्द आ गए। फिर वो समाज में रहने लगे तो सामाजिक शब्द आ गए। फिर उन लोगों ने अपनी संस्कृति को यहाँ पे थोपना शुरू किया तो सांस्कृतिक, अर्थात 4 प्रकार से, इन 4 कारणों से हमारे सामने विदेशी शब्दावली आई। इसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे की बात करें तो मुहावरे की पहचान होती है, जिसके पीछे ना होता उसके मुहावरे होते हैं। और जो 2 से अधिक, 3 से अधिक शब्दों का एक फेर होता है जिसको जनश्रुति के आधार पर समझा जाता है, वो लोकोक्तियां होती है मित्रों, है ना। आंखें दिखाना मुहावरा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो करेगा सो भरेगा, वो लोकोक्ति के रूप में हो गया। तो इसकी पहचान होती भी है। शब्द ज्ञान की बात करें तो ये 2 घंटे में हो गया। शब्द ज्ञान की बात करें तो पर्यायवाची, विलोमार्थी, समश्रुत है, भिन्नार्थक शब्द है, समानार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तथा युग्म शब्द है। इन सभी की कक्षाएं लगभग 12 घंटे में आप लोगों की पूरी होने वाली है। ये सारे टॉपिक लगभग आप लोगों के
100 घंटे में पूरे हो जाएंगे। और जैसे ही आप लोगों को इनको रेगुलरिटी के साथ रेगुलर रह के मुझसे जुड़कर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हो, इनके एप्लीकेशन के साथ जुड़ते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, तो वहां पे आप लोगों को मेरी कक्षा बराबर मिलने वाली। अगर मैं ये बात करूं कि हम लोग इनको किस प्रकार से समझ सकते, कोई भी टॉपिक बात कर सकते। आप लोगों ने संधि पढ़ा है, संधि को जरूर नहीं कि आप किसी भी आधार पे पढ़ सकते हो। देखिए, एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हम ये मैंने लिखा कि कोई भी संधि का किसी भी, आप लोगों ने पता है दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है ना। और दो पदों का मेल क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। परंतु पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण मिलकर जब किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं, तो वहां से उस तीसरे वर्ण के माध्यम से दो शब्द आपस में मिलते हैं, वो ही संधि प्रकरण कहलाता है। वो किस प्रकार से होता है, जैसे एक मैंने शब्द लिखा गुड़ा का, गुड़ा केश, क्या शब्द लिखा, गुड़ा केश। ये गुड़ा का इस लिखा जो शब्द है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं मित्रों। इसको समझने का एक तरीका होता है, हर शब्द को निर्माण एक से अधिक शब्दों से होता है। और ये जितने भी शब्द बने हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, रे के अंदर कौन सा स्वर है, आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, आ की। आ का निर्माण किससे हुआ है, किससे हुआ है, ए धन एस हुआ है। परंतु यहाँ की अगर बात करें तो आपकी संधि कैसे होगी, कैसे पता लगा कि संधि का टुकड़ा कहाँ होगा, संधि का विच्छेद कहाँ होगा। जहां पूर्ण शब्द के बाद ध्वनि में उतार चढ़ाव हो ना, वहां पे संधि विच्छेद होता है। अगर यहाँ पे आप संधि विच्छेद करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, गुड़ हो जाएगा, आकेश हो जाएगा, शब्द ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को करना कैसे, शब्द निर्माण करना है, शब्द का निर्माण करना है। और शब्द में जो वर्ण है, वर्णों का निकास कहां से हुआ है, ये देखना आप लोगों को। देखिए, कै के अंदर कौन सा स्वर है, ए है। ए का निर्माण किस हुआ है भैया, किससे हुआ है, आ धन ई से हुआ है। किससे हुआ है, आ धन ई से हुआ। कै के अंदर से ए ले ले तो कै कैसे रह गया, हलंते। हलंते कै को यहां पे रखेंगे, क्योंकि हर व्यंजन स्वर के माध्यम से बना है। यहाँ पे कै के अंदर एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा को बाहर निकाला। इसका निर्माण किससे हुआ, मैं आप भी बताया था, व्यंजनों में व्यंजनों का जो निर्माण होता है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। संधि बहुत इजी होती है, कैसे होती है, कै के अंदर आ की मात्रा गई तो क्या बना है भैया, का बना है। क्या बना है, का। ये जो गुड़ है लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या बन गया, यहाँ गुड़ा का ई, और ये श को नीचे उतारेंगे, क्या बन गया, गुड़ा का धन ईश। गुड़ा का अर्थ होता है नींद, निद्रा। नींद का, निद्रा का है जो इस, ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन जो था वो लगभग 10 से 12 दिनों तक बिना सोए भी रह जाता था, तथा उसके बावजूद भी वो घोड़े पे सवार रहते हुए भी अपनी नींद पूरी कर लेते थे। तो अर्जुन को भी गुड़ा का धन ईश बोला गया, और भगवान शिव को भी गुड़ाकेश बोला गया। वापस शब्द का निर्माण करें तो यहाँ से आ लेंगे, और यहाँ से भैया क्या लेंगे, ई लेंगे। दोनों के माध्यम से किसका निर्माण हुआ है, ए का निर्माण हुआ है। कै से आ ले तो कै हलंत रहेगा, हलंत कै को यहाँ रखेंगे, दोनों के माध्यम से क्या बनेगा, के बनेगा। क्या बनेगा, के। गुड़ को यहाँ पे उतारेंगे, क्या बना है, गुड़ा के। श को यहाँ पे उतारेंगे, ये हो गया गुड़ाकेश। यहाँ पे गुण संधि का रूप आप लोगों के सामने आता है। ये जो संधि है, इस संधि का परिवर्तन आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को व्यंजन आता हो, वर्ण विचार आता हो। और वर्ण विचार का मतलब ही तब है जब आप लोगों की व्याकरण की आत्मा आती हो। संधि का रूप बहुत इजी होता है मित्रों, बहुत इजी होता है। आप लोगों ने पता, स्वर से स्वर मिलता तो स्वर संधि होता है, अर्थात अ ई उ की मात्रा आती है तो दीर्घ संधि होती है, ए ओ की मात्रा आती है तो गुण संधि होती है, आई औ की मात्रा आती है तो वृद्धि संधि होती है। और प्रथम वर्ण, किसी शब्द का प्रथम वर्ण हलंत है, उसके बाद य और व की बारखड़ी में से कोई वर्ण हो तो वहां पे यण संधि होती है। या शब्द का दूसरा वर्ण आधा हो, उसके बाद यह वह हो तो वहां पे भी यण संधि होती है। और शब्द का बीच वाला वर्ण, तीन वर्णों का अधिकतर शब्द होगा, बीच वाला वर्ण यह और वह में से, और वहां पे आपकी अयादी संधि जो होती है, जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, नायक हो गया, है ना। तो ये अयादी संधि के हो गए। और न्यून हो गया, व्यू हो गया, ये यण संधि के। अत्याचार हो गया, अत्यधिक हो गया, ये यण संधि के हैं। ठीक है ना। तो ऐसे शब्दों का रूप परिवर्तन तब होगा जब आप लोग वर्ण विचार को, शब्दों का भंडारण आप लोग अपनी तरफ से करेंगे। और ये शब्द भंडारण भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ लीजिए, चाहे शब्द के निर्माण में पढ़ लीजिए, चाहे संज्ञा सर्वनाम को पढ़ लीजिए, चाहे संधि को पढ़ लीजिए, सारे के सारे आप लोगों को सरल तरीके से मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। पिछले जो 12 से 13 साल का जो एक्सपीरियंस है, आज मैं अब से ही आप लोगों को अनअकैडमी पर प्रदान करने वाला हूं। घर पे बैठकर अपने घर वालों के साथ रहते रहते अपने आने वाले एग्जाम की
तैयारी कीजिए तथा अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपने उज्जवल भविष्य की कामनाएं जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसको ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय भारत।